नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अविनाश सिंह और आज हम बात करेंगे एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी के बारे में। तो दोस्तों, बात ये है कि लोग इस टॉपिक के बारे में जानना तो चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में बात करने में बहुत ही ज़्यादा शर्म करते हैं। वैसे ये कोई शर्म की बात नहीं है, बट लोगों को ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि सोसाइटी में ये सारी बातें जो हैं नॉर्मल नहीं है। हम लोग कभी इस चीज़ को नॉर्मली डिस्कस नहीं किए हैं। तो एलजीबीटीक्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, गे, ट्रांसजेंडर, क्वेयर। तो ये इसका फुल फॉर्म हुआ। तो दोस्तों देखिए, वैसे ये कोई बीमारी नहीं है। बहुत सारे लोग इसको बीमारी भी कंसीडर करते हैं, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें लोग अपने आप को लड़का होते हुए भी लड़की समझने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं गे। तो इन सारे चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ये चीज है क्या और इन ऐसे लोगों को माइनॉरिटीज क्यों कहा जाता है। हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि इक्वालिटी स्टिल आउट ऑफ रीच फॉर इंडिया सेक्सुअल माइनॉरिटीज। तो इन्हें सेक्सुअल माइनॉरिटी क्यों कहा जाता है, इनको इक्वालिटी क्यों नहीं मिलता है और ये होते क्या हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इससे हमें हिम्मत और हौसला मिलता है और हम और भी अच्छे वीडियोस बना पाते हैं। और हमारे 380 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी किया है। तो दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। आप लोग हमारे ऊपर इसी तरह से अपना प्यार बरसाते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखिए, ये एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था द हिंदू में, जहाँ पे केरला में सेक्सुअल माइनॉरिटीज के बारे में बात किया गया था और वहाँ के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी। तो हम बात करेंगे कि वो जजमेंट क्या है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गे क्या होता है। तो ये गे वो इंसान होता है, ये होता तो लड़का है, लेकिन इसको लड़की के प्रति अट्रैक्शन नहीं होता है, इसको लड़का के प्रति ही अट्रैक्शन होता है। ये लड़का से शादी करना चाहता है, सेक्स करना चाहता है, इसको बोलते हैं गे। ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें इसको लड़की पसंद ही नहीं आती है, इसको लड़का ही पसंद आता है, समझे। अब आगे चलते हैं। लेस्बियन। लेस्बियन क्या है? लेस्बियन भी बिल्कुल गे का अपोजिट है। गे इसमें लड़की लड़की को पसंद करती है, उसी से शादी करना चाहती है, उसी से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहती है। वो लड़की को ही देखती है तो अट्रैक्ट हो जाती है, किसी सुंदर लड़की को देखी तो अट्रैक्ट हो गई। हालांकि देखिए, नेचुरली तो इन लोगों का बच्चा नहीं हो सकता है, ये लोग अपने फैमिली नहीं बना सकते हैं। बट फैमिली का मतलब क्या है कि जिसमें माँ बाप और बच्चा हो और ग्रैंड पेरेंट्स हो, उसी को बोलते हैं फैमिली, है ना। आजकल के न्यूक्लियर फैमिली का यही डेफिनेशन है। तो ये जो एलजीबीटी क्यू कम्युनिटी है, वो नेचुरली तो बेबीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है उसके कारण ये बेबी प्रोड्यूस कर पाएंगे। और बहुत सारे चीज अभी आ चुकी हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आईवीएफ के थ्रू बेबी प्रोड्यूस किया जाता है, सरोगेसी एक्सेट्रा। तो ये सब चीजें किसी दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे, किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये अलग ही टॉपिक्स हैं और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो ऐसा यूपीएससी एस्पायरेंट आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या है? इसको लड़का लड़की किसी से दोनों से मतलब होता है। ये दोनों में से कोई भी इसको मिल जाए तो ये कर लेगा। वो लड़का के साथ भी कर लेगा, लड़की के साथ भी सेक्स कर लेगा। और ऐसे शादी से जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे, वो बच्चों में भी ये प्रॉब्लम्स होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। हालांकि मैं इसे प्रॉब्लम नहीं कहना चाहूंगा, लोगों को बुरा लगा तो उसके लिए भाई सॉरी। हम इस कम्युनिटी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ही ये वीडियो बनाए हैं। तो किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए हमें माफ कीजिएगा। तो और फिर वह ट्रांसजेंडर, यानी कि जिसे लोग छक्का, हिजड़ा या किन्नर भी कहते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं? आप देखते हैं कि ये ट्रेन में भीख मांगते हैं, ट्रेन में लोगों से पैसा मांगते हैं, शादी विवाह के मौके पर आते हैं, बच्चे होने पर भी आते हैं बच्चों को आशीर्वाद देने। तो देखिए, पहली बात तो ये कि इन लोगों को कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये लोग जॉब नहीं कर पाते हैं। कोई भी अपनी कंपनी में, फैक्ट्री में इन्हें जॉब नहीं देना चाहता है। कोई गवर्नमेंट जॉब में भी इन्हें अपॉर्चुनिटी पहले नहीं मिलती थी। अभी सरकार ने एक अलग से ट्रांसजेंडर बोल के कॉलम बनाया है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इन लोग बहुत कम एडुकेटेड होते हैं। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी इन्हें एडमिशन जल्दी से नहीं मिलता है, अगर मिलता भी है तो उन्हें निकाल दिया जाता है। बहुत सारे कंट्रीज में तो ये इलीगल भी है होमोसेक्सुअलिज्म। हालांकि अभी वेस्टर्न कंट्रीज ने इसे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, लेकिन सबसे पहले अगर हम इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड जो कि सबसे पहले विकसित हुआ था और जहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जनक भी कहा जाता है इंग्लैंड को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड में ये चीज इलीगल था और इसके लिए लोगों को फांसी भी दे दी जाती थी। वहां के एक
वैज्ञानिक थे एलन ट्यूरिंग, जो कि गे थे। और हाँ, एक बात ये भी कि वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत सारी चीजों का खोज किया था। इंग्लैंड का बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन फिर भी उन्हें सिर्फ गे होने के कारण फांसी की सजा सुनाई गई थी और लास्ट में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न नेशंस में भी ये सारी चीजें पॉपुलर हैं और ये होती हैं। ये हमारे भारत में ही नहीं, भारत में तो चलिए हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, कम से कम लोगों को फांसी नहीं देते हैं, लेकिन ये जो वेस्टर्न नेशंस हैं वहां पर आप देखिए, लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भारत का कोई चीज अच्छा ही नहीं लगता है, भारत में हमेशा बुराई ही दिखती है। तो भारत में जितनी आजादी आप लोगों को मिल रही है ना, वो किसी और देश में नहीं मिलेगी। ये बात तो आप लिख के लीजिए। भारत ही एक ऐसा देश है जो सदियों से सारे धर्म मजहब के लोगों को, सारे कास्ट के लोगों को एक्सेप्ट करते आया है। भारत में ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति हुई और यही एक देश है जो लोगों को शांति का, भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। बाकी सारे कंट्रीज वॉर्स में इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन इंडिया कभी भी किसी दूसरे कंट्री पर अटैक नहीं किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय उन लोगों को छोड़ देंगे जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखेंगे। चलिए हम इस टॉपिक से भटकते नहीं है, हम ट्रांसजेंडर और सेक्सुअलिज्म पर बात करते हैं। अब इसमें जुडिशियरी का क्या रोल है? जुडिशियरी का रोल ये है कि देखिए, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में एक केस आया था 2009 में, जिसमें कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था कि सेक्शन 377 जो है आईपीसी का, ये सेक्शन 377 गे और लेस्बियन और होमोसेक्सुअल से रिलेटेड है। इन लोगों को इसके तहत सजा सुनाई जाती थी, लेकिन कोर्ट ने ये कहा, इसमें ये निर्णय लिया कि देखिए, आर्टिकल 377 जो है वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करती है। और यही नहीं, देखिए, ये राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत, राइट टू इक्वालिटी में कहीं भी ये नहीं लिखा गया है कि गे को या होमोसेक्सुअल को, लेस्बियन को वो राइट्स नहीं दिए जाएंगे जो नॉर्मल हेटेरोसेक्सुअल पीपल को दिया जाता है। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। राइट टू इक्वालिटी मीन्स सबको इक्वालिटी, एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। और यही नहीं, जो आर्टिकल 377 क्या करता है, लोगों को बीच में डिवीजन क्रिएट करता है, उन लोगों को एक अलग क्लास की तरह ट्रीट किया जाता है, तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर उसके बाद एक और केस हुआ 2013 में, जिसमें सुरेश कुमार कौशल और नाज फाउंडेशन के बीच में ये केस था, और 2013 में। और इस केस में फिर से आईपीसी सेक्शन 377 को कोर्ट ने रीइंस्टेट कर दिया, यानी कि फिर से बहाल कर दिया। फिर देखेंगे कि ये कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है। 2018 में ये केस फिर से सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में नवतेज सिंह जौहर वर्सेस एंड ओआरएस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस का नाम है, इसको याद करके रखिएगा। ये सारे केसेस इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, पॉलिटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी को अगर कोई अप्लाई करता है तो ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इलीगल है, क्योंकि इन लोगों के बीच कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल बिहेवियर हो रहा है। ये लोग को इसे जबरदस्ती नहीं करवाया जा रहा है। और राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत, राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत ये बात को लिया जा सकता है कि जो लोग होमोसेक्सुअल्स हैं या कुछ भी हैं, अपने रूम में, अपने घर में कोई बंद करके क्या कर रहा है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो पॉर्न देख रहा है, किसी के साथ सेक्स कर रहा है, क्या कर रहा है, किसी को उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, मर्डर और रेप नहीं होना चाहिए। बट अगर वो कोई पॉर्न देख रहा है, कोई किसी के साथ, अपनी वाइफ के साथ सेक्स कर रहा है, अपना क्यों कुछ भी कर रहा है, उससे किसी को क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट जो है ना, ये एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई, और उसने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ राइट को भी अंडरस्कोर किया। और देखिए, सेम सेक्स मैरिज पर कोई लीगल सैंक्शन नहीं लगाया जा सकता है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब इसमें हम देख सकते हैं, देखिए, डिस्पाइट की सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया है कि इसके ऊपर कोई लीगल सैंक्शन नहीं लगाया जा सकता, फिर भी हम देखेंगे कि लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। लीगल सैंक्शन नहीं लगता है, पर यह सोसाइटी के तरफ से प्रेशर होता है, जिसके कारण लोग खुल के अपने भावों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और देखिए, इन लोगों के साथ तो डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, जैसे कि मैंने कहा, इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन लोगों को रोजगार नहीं दी जाती है। इनका मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखेंगे कि हेल्थ में भी इनको इश्यूज आते हैं। हॉस्पिटल में ये चेकअप के लिए नहीं जाते हैं, बहुत ही कम देखेंगे जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो
कि ये होमोसेक्सुअल्स ये सब ट्रीटमेंट के लिए आए हैं या ट्रांसजेंडर्स ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। पर्सनल रिलेशनशिप में इनके साथ तो होता ही है, इसी के कारण इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। और अब देखिए इंडिया में भी इस चीज को लीगल कर दिया गया है। 2019 तक ये लीगल नहीं था, लेकिन अब ये लीगल हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट ने लीगल करते हुए ये भी कहा कि देखिए सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर देना ही इस बात की गारंटी नहीं है कि एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी को फंडामेंटल राइट और सेम सेक्स मैरिज की गारंटी मिल जाती है, क्योंकि सोसाइटी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर इन लोगों को ये गारंटी देनी है तो सोसाइटी को आगे बढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। सोसाइटी के में जो लोग हैं उन्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, हमारे बीच ये कुछ माइनॉरिटीज हैं जिनको सेक्सुअल माइनॉरिटीज भी कहा जा सकता है। ये लोग हम लोगों से अलग हैं और इन्हें थर्ड जेंडर में एक्सेप्ट करना चाहिए। 2015 में यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने ओबर्जफेल वर्सेस हॉजेस के केस में कहा था कि शादी लोगों को इमोशनल और सोशल वैल्यू प्रोवाइड करती है और ये इमोशनल और सोशल वैल्यू किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता है, चाहे वो आदमी या औरत वो सेम सेक्स मैरिज ही क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको भी ये राइट मिलना चाहिए। और इसी के साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि देखिए इंडियन सोसाइटी को भी ये चीज एक्सेप्ट करना चाहिए और ये बदलाव हो रहा है हमारे सोसाइटी में जो बदलाव हो रहा है उसके साथ चलना चाहिए। सोसाइटी में अगर जो लोग बदलाव के साथ नहीं चलते हैं, समय के साथ नहीं चलते हैं, समय उन्हें बदल देती है, ये तो सबको पता होगा। तो समय के साथ चलिए। अब देखिए आर्टिकल 15 को भी अमेंड करने की जरूरत है, ऐसा बहुत सारे विद्वानों का कहना है, ताकि जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको खत्म किया जा सके। जैसे कि शुरू में ही हम बताए थे कि आर्टिकल 15 जो कि यानी कि राइट टू इक्वालिटी में ये पूरी तरह से क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि किसको मिलना चाहिए किसको। तो उसमें बस सिंपल ये लिखा हुआ है कि सबको राइट मिलना चाहिए। सबको मतलब सबको मिलना चाहिए, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ट्रांसजेंडर हो, गे हो, बाइसेक्सुअल हो, कुछ भी हो। तो आर्टिकल 15 में सारा राइट तो दिया जाता है लोगों को, लेकिन उसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि जो जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ नहीं होना चाहिए। तो लोग चाहते हैं कि ये पूरी तरह से क्लैरिफाई करके एकदम साफ सुथरे वर्ड में लिखा जाए कि जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और देखिए इस चीज में साउथ अफ्रीका ने बाजी मार लिया। मई 1996 में साउथ अफ्रीका दुनिया का पहला कंट्री बना जिसने सेम सेक्स मैरिज को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोहिबिट किया। और सेम सेक्स मैरिज के साथ अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करे तो उसको भी एक ऑफेंस बनाया। और 2017 में जो कि यूनाइटेड किंगडम, वो कंट्री जिसने एलन ट्यूरिंग को फांसी पर चढ़ा दिया था गे होने के कारण, उसने भी एलन ट्यूरिंग लॉ पास किया जिसमें ऐसे लोग जिनको जेलों में बंद करके रखा था यूके ने, वो भी इसलिए क्योंकि ये लोग गे, बाइसेक्सुअल या लेस्बियन थे, तो उन लोगों को भी इन सारे केसेस से छूट दी जाएगी और जो होमोसेक्सुअल बिहेवियर है उसको लीगलाइज किया जाएगा। वे फॉरवर्ड देखते हैं। देखिए जस्टिस रोहिंटन फली नरीमन, एफ मतलब फली होगा यहाँ पे, उन्होंने भी नवतेज सिंह जौहर वर्सेस ओआरएस एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो केस था उसमें भी कहा था कि जनरल पब्लिक को इस मैटर में सेंसिटाइज करना चाहिए। जनरल पब्लिक को ये सारी चीजें समझनी चाहिए। पब्लिक को पता होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जो कि हेटेरोसेक्सुअल्स नहीं। हेटेरोसेक्सुअल का मतलब क्या है? मैन वुमेन, लड़का लड़की के बीच में अगर टू अपोजिट सेक्स के बीच में अट्रैक्शन है तो दैट इज ओके, दैट इज नेचुरल। तो इस एलजीबीटीक्यू से जो स्टिग्मा एसोसिएटेड होता है उसको कम करने के लिए ऐसा उन्होंने कहा था। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ऑफिशियल चैनल्स और मास मीडिया के थ्रू लोगों को सेंसिटाइज किया जाए, इन सारी चीजों के बारे में बताया जाए। स्कूल स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को भी इन सारी चीजों के बारे में बताया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए, क्योंकि देखिए यही लोग आगे चल के हमारे सोसाइटी के लीडर्स बनेंगे। एक गाना था ना, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। तो बच्चे वैसे ही बनेंगे जैसा हम बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे वैसे मेटल की तरह होते हैं जिन्हें सॉफ्ट मेटल की तरह होते हैं, जिन्हें आप पिघला के उनको जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, बच्चों के मन में घृणा, द्वेष, ये सब चीजें ना भरें, क्योंकि ये जो हेटेरोनॉर्मेटिविटी है ना, यही लोगों के बीच में होमोफोबिया क्रिएट करती है। होमोफोबिया मतलब क्या कि होमोसेक्सुअल्स के प्रति
फोबिया, डर, भय, ये नहीं होना चाहिए। इसे एक्सेप्ट करना चाहिए कि लोग में ऐसे सोसाइटी में ऐसे लोग हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग स्टडी बडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी बडी।